नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसे हम इंडियन पॉलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो इंडियन पॉलिटी में हमने कहीं हद तक अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा अच्छे से। जैसे कि हमने पहला लेक्चर जब लिया था तो एक पॉलिटी का इंट्रोडक्शन बताया था, यानी यूपीएससी और एसएससी के आने वाले एग्जाम में कितना लगभग वेटेज रहता है। तो सभी आप लोग सहमत भी हो गए होंगे उससे। और देखो, कंपटीशन एग्जाम हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने जो रेशो बताया था या पॉलिटी उसी रेशो से आएगा, ऐसा भी नहीं है। अभी 2024 के यूपीएससी के एग्जाम में जैसे कि हिस्ट्री को लेके काफ़ी चर्चे में रहा, और हिस्ट्री उसमें बताया गया कि यूपीएससी प्री के एग्जाम में 2024 में मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो मैं तो एक सब्जेक्ट बता रहा हूं जैसे कि हिस्ट्री बिल्कुल नहीं आया। तो ये तरीका क्या है, यानी यूपीएससी का एक पैटर्न होता है कि उसका कोई पैटर्न नहीं होता। यूपीएससी खुद ये कमिट करता है कि मेरा एक पैटर्न है और मेरा कोई पैटर्न नहीं है। तो ऐसे ही एसएससी है। एसएससी में वैसे लगभग 5 से 4-6 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, पॉलिटी का भी। तो पॉलिटी एक मेजर सब्जेक्ट है, और पॉलिटी के इंट्रोडक्शन से लेके अब तक जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो इजाफा किया है, शायद मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे उससे। लेकिन अभी इजाफा और बाकी है। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की तरफ जाएंगे, शेड्यूल्स की तरफ जाएंगे, पार्ट्स को देखेंगे, तो काफी सारी चीजें हमारे माइंड में और भी क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार इस चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और मैंने साथ आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 अच्छे से समझा दिया था आपको। एक बार रिकॉल करके देखा जाए, थोड़ा सा रिकॉल करें, क्योंकि रिवीजन कराने की पहली जिम्मेदारी टीचर की होती है। उसके बाद फिर स्टूडेंट करे या ना करे वो उस पर होता है। मैं तो यही कहूंगा कि रिवीजन आप बार बार करते रहें। आपके पास लेक्चर भी अवेलेबल हो रहे हैं। उसके बाद आपको पीडीएफ भी सारी, आप परीक्षा जंक्शन के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपको सारी पीडीएफ भी मिल जाती हैं। एंड देन, और हम सबसे बड़ी बात ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम पॉलिटी पढ़ा ही रहे हैं, साथ में रिकॉल भी करा रहे हैं, तो आपको केवल पीडीएफ को देखना है और क्लास को एक बार नॉर्मल ना करके स्पीड पे बढ़ा लीजिए। यानी जब आप दूसरी बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो भी लोग देख रहे होंगे, तो वो इसको स्पीड बढ़ा के यानी 1.5 की स्पीड कर लीजिए, एंड सफिशियंट है एक रिवीजन के लिए। तो यूट्यूब पे ये भी फैसिलिटी है जो कि आपको ऑफलाइन बैचेस में नहीं मिलती है, ऑनलाइन बैचेस में बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। तो खैर, अब पॉलिटी स्टार्ट कर लेते हैं अपना। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यही था शायद, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में मैंने देखा गया कि मैंने आर्टिकल 4 कराए, और आर्टिकल 1 जो कराया वो मैंने कराया इंडिया दैट इज भारत। आप सभी को याद होगा, इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, ना कि राज्यों के समूह के बजाय। यानी राज्यों का समूह ना कहकर इसे हम राज्यों का संघ कहेंगे, और वो ही भारत है और वही इंडिया है। आने वाले टाइम में यदि मान लो कल को पार्लियामेंट आर्टिकल 1 में कोई अमेंडमेंट कर देती है, तो अमेंडमेंट जहां तक मेरे हिसाब से इंडिया को लेके हो सकता है, ठीक है। और इंडिया और भारत को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब चल रही थी 1946 से लेकर 1949 तक, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जो था हमारे असेंबली का, जिसमें 114 दिन तक चर्चा भी हुई थी, डिबेट भी हुई थी। उसमें कई सारी चीजों को लेके मत डिफरेंट था। कुछ लोग इंडिया को एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ लोग भारत को एक्सेप्ट कर रहे थे, क्योंकि भारत एक बहुत पुराना शब्द है जो कि भरत से और संस्कृत से भी लिया गया है। तो ये भी हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं। और इंडिया जो शब्द है वो अंग्रेजों की देन है। और उसके अलावा सिंधु घाटी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, और सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे, वहां पे जो वो अपना रहन सहन करते थे, जो उनकी लाइफ स्टाइल थी, तो वहां पे रहने वाले लोगों को के नाम पर इसका नाम इंडिया पड़ा। तो कुल मिला के हमने भारत और इंडिया के ऊपर डिबेट भी देख ली थी, लेकिन असेंबली ने इस डिबेट को एक्सेप्ट नहीं किया, और आगे जाकर दोनों के मतों को यानी दोनों के थॉट्सों को यहां पर डाल दिया। आर्टिकल जो 2 था, और संघ का मतलब होता है, भारत का मतलब होता है कि भारत में जो राज्यों के राज्य क्षेत्र आते हैं, ठीक है, जो स्टेट्स की टेरिटरी है, जो यूनियन स्टेट्स टेरिटरी है, और भारत सरकार किसी भी क्षेत्र को यहां पर ऑक्यूपाइड भी कर सकती है, तो वो भी भारत के संघ में ही शामिल है।
आर्टिकल मैंने 2 कराया था। आर्टिकल 2 का मतलब होता है कि नए राज्यों का गठन करना और नए राज्यों का प्रवेश करना। नए राज्यों का प्रवेश ये इस अर्थ में कहना चाहता है कि जो भारत में अभी राज्य अस्तित्व में है उसमें से कोई नया राज्य बनाना है या किसी भी भाग को शामिल करना है तो यह गठन करने की शक्ति होती है। आर्टिकल 3 की मैंने बताया था कि आर्टिकल 3 संसद को एक पावर है, यानी इंपावर्स टू द पार्लियामेंट, संसद को एक शक्ति है कि वह किसी भी वर्तमान राज्य की सीमा को बढ़ाए या घटाए या उसका पुनर्सीमन करे या उसका नाम परिवर्तन करे, वह आर्टिकल 3 में आता है। सहमत हैं सभी? और आर्टिकल 3 का मतलब उसमें संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल आता है। और कल मैंने इतनी सारी डिबेट की थी इस आर्टिकल 3 के ऊपर। यदि कोई आपसे यह पूछे कि सर आर्टिकल 3 में राज्य भी है या यूनियन टेरिटरी है या दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है, तो आपको एक आंसर करना है कि आर्टिकल 3 का मतलब होता है कि उसमें स्टेट्स भी है और उसमें यूनियन टेरिटरी भी है। जैसे कल मैंने बताया था, मुझे इंटरव्यू लेने वालों पर यह गुस्सा आ गया था कि वो ये श्योर कर रहा था मुझे देखो, एक होता है फंसाने का तरीका, जैसे मुझे आपको किसी क्वेश्चन में फंसाना है या मुझे उससे आपका इवोल्यूशन करना है कि भाई इस बंदे को सामने को कुछ आता है या नहीं आता है, तो सीधी बात है मैं उसको फंसाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन जब इंटरव्यू लेने वाले को ही नहीं पता, और सीरियसली बता रहा हूं, जो इंटरव्यू मेरा ले रहा था उस वक्त मुझे नहीं लग रहा था कि वो पॉलिटी का कोई स्पेशलिस्ट है, क्योंकि पॉलिटी का स्पेशलिस्ट मुझे फंसाने की कोशिश जरूर करता, लेकिन जब मैं आंसर कर चुका हूं तो वो उस पर एग्री भी करता, लेकिन उसने एग्री किया ही नहीं। 2 बार उसने बोला जी नहीं सर आप थोड़े गलत हैं, जी नहीं सर आप थोड़े गलत हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आया। अब मैं क्या बोलूं, इंटरव्यू है मेरा, थोड़ा मैं सेल्फिश बन गया, मैं थोड़ा अपने फायदे की सोचने लग गया। मैंने बोला ठीक है हाँ हिला दो, तो मैंने हिला दिया, जबकि मुझे पता है कि उसमें यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है। आर्टिकल 4 मैंने बताया था कि संसद जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से संबंधित कोई परिवर्तन या कोई चेंज करना चाहती है, किसी भी राज्य की सीमा को लेकर करे या किसी भी राज्य के नाम को लेकर करे या किसी नए राज्य का गठन करना चाहती है, तो 2 और 3 में आए हुए सभी प्रावधानों में कोई परिवर्तन करना चाहती है तो संसद को विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी अर्थात आर्टिकल 368 की कोई जरूरत नहीं है। वह संसद की साधारण विधायी प्रक्रिया से भी उस बिल को पारित कर सकती है और अधिनियमित कर सकती है, यानी कानून बना सकती है। लेकिन एक बेरुवाड़ी केस हुआ था 1960 में सुप्रीम कोर्ट के सामने, जब बेरुवाड़ी वर्सेस वेस्ट बंगाल एक केस आया था, बेरुवाड़ी यूनियन वर्सेस वेस्ट बंगाल 1960 में, तो सुप्रीम कोर्ट से यह सवाल पूछा गया कि मिलॉर्ड ये बताइए कि पार्लियामेंट जो है हमारी, पार्लियामेंट आर्टिकल 2 और 3 में आए हुए सभी प्रोविजंस पर चर्चा कर सकती है, उस पर परिवर्तन कर सकती है, लेकिन हमें यह बताइए कि भारत की सरकार अपने किसी क्षेत्र को किसी अन्य विदेशी सरकार को दे सकती है नहीं दे सकती है? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जी नहीं दे सकती, लेकिन यदि देना चाहे किसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, किसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग, तो वह आर्टिकल 368 का प्रयोग करेगी और विशेष बहुमत के माध्यम से अपने अंतर क्षेत्रों को किसी अन्य विदेशी सरकार को दे सकती है। यानी जैसे हमने इंडिया और बांग्लादेश को देखा था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता भी हुआ था जिसमें 111 क्षेत्रों, भारतीय क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया गया और बाकी के बांग्लादेश ने इंडिया को 51 क्षेत्रों का हस्तांतरण किया था, उनको ट्रांसफर किया था। चलिए, तो आर्टिकल 4 का रिवीजन हो चुका है, लेकिन आने वाले चैप्टर में मैं रिवीजन नहीं करा पाऊंगा क्योंकि आर्टिकल्स बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी जितने हम आर्टिकल लेक्चर में कराएंगे उनका रिवीजन बनता है। और पूरी पॉलिटी हो जाने के बाद एक ऐसा एक मैराथन रखेंगे पूरी पॉलिटी का कि जल्दी से जल्दी रिवीजन कैसे किया जा सके, ठीक है। 3 घंटे का मैराथन होगा और 3 घंटे के मैराथन में आपको पूरी पॉलिटी पढ़ने को मिलेगी, पूरी पॉलिटी का रिवीजन भी देखने को मिलेगा। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, हम शायद एकीकरण की बात कर रहे थे आप सभी से, तो सभी डाल देंगे देश का एकीकरण, और कल मैं यही था। अब मुझे देश को एक करना है। अब बोलोगे सर देश टूटा कब था? अरे देश टूटा नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी गुलामी के दौर में, मतलब जब अंग्रेज हमको गुलाम बना रहे थे या भारत हमारा उस समय उपनिवेशिक शासन के अधीन था, तो उस समय अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे भारत में फूट डालो राज करो नीति तो वो अपनाते थे, फूट डालो राज करो नीति।
और ये नीति उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद प्रारंभ कर दी थी बड़े स्तर पर। और इसी नीति से क्या था कि हमारे भारत में जब अंग्रेज थे तो वो लोगों को बांट तो रहे थे, लेकिन लोगों के बांटने के साथ साथ वो एक काम और कर रहे थे। दूसरा काम उनका ये था कि वो रियासतों में बटे हुए थे। कैसे? रियासतों में, यानी एक तो थे ब्रिटिश प्रांत और एक थे आपके देसी रियासत। तो आप एक बार ये लिख लें कि आजादी के समय, क्योंकि यहां से हमारा एक बहुत अच्छा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, मतलब इसी का भाग है, अलग से नहीं कराएंगे हम कोई। तो आप ऐसे कर दें, देश का एकीकरण ना करके आप यहां पर लिख सकते हैं कि आजादी के समय, आजादी के समय या पूर्व, आजादी के समय या पूर्व भारत में दो प्रकार की, भारत में दो प्रकार की, भारत में दो प्रकार की राजनीतिक इकाई, राजनीतिक इकाई हुआ करती थी। दो प्रकार की राजनीतिक इकाई हुआ करती थी। आजादी के समय की बात कर रहा हूं और आजादी से पहले की बात कर रहा हूं। आजादी के बाद की बात मैं आपसे कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो आजादी के समय या उससे पहले दो प्रकार की राजनीतिक इकाई हुआ करती थी। जैसे कि पहली राजनीतिक इकाई का मतलब क्या था, एक बार देख लेते हैं। पहली राजनीतिक इकाई थी जिसका नाम था ब्रिटिश प्रांत। क्या था? ब्रिटिश प्रांत। एक तो थी आपकी ब्रिटिश प्रांत और दूसरी जो थी वो थे देसी रियासत, यानी इनको कहते हैं प्रिंसलिस स्टेट, देसी रियासत, देसी रियासत। अब जो ब्रिटिश प्रांत थे ये ब्रिटिश सरकार के, यानी ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। और जो देसी रियासत थी, जो प्रिंसेस स्टेट थे, यह देसी राजाओं या राजकुमारों के अधीन, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन आते थे। तो आप लिख सकते हैं राजा या राजकुमार के अधीन, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अप्रत्यक्ष नियंत्रण, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अप्रत्यक्ष नियंत्रण। तो कुल मिला के मैंने यहां भी आपको लगा दिया देसी रियासत का, ठीक है। चलिए, तो आप दो प्रकार की इकाई समझ गए। हमारे यहां ब्रिटिश प्रांत भी थे जिन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा सीधा क्या था? हस्तक्षेप था। अब जैसे कि देसी रियासत, जैसे कि अवध हो गया, है ना, बड़ौदा हो गया, कि ऐसी कुछ रियासतें थी जहां पर राजा तो काम कर रहे थे। जैसे कि बंगाल है, बंगाल, आपको बंगाल तो सीधा प्रांत था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीधे नियंत्रण में आता था। तो ऐसे करके दो राजनीतिक इकाइयां यहां पर हुई। दो राजनीतिक इकाइयों के बाद अब क्या होता है, मैटर सबसे बड़ी बात यहां होता है। अब उस समय एक एक्ट पारित हुआ जिसका नाम था 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यही था। और इसका 1947 में इसका क्या हुआ था? पारित हुआ था। और इस एक्ट को पारित करने में किसका सबसे बड़ा हाथ था? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से जब 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 पारित होता है, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है, जिसको आप लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी के नाम से भी जानते हैं और डिकी वर्ड योजना भी कहते हैं। तो उस समय इसमें कुछ प्रस्तावों का, इसमें पहली बात कही गई कि देखो, अब ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश प्रांतों का क्या था कि ब्रिटिश प्रांत जो थे, यानी जब ब्रिटिश सरकार यहां से चली जाएगी तो ये प्रांत जो होंगे
ये प्रांत जो होंगे किसके अधीन आ जाएंगे, ये भारत सरकार के अधीन आ जाएंगे। ठीक है, ये तो ठीक है। चलो भाई, अंग्रेज जा रहे हैं, राजकुमार वह है नहीं है, कोई जिस पर राजाओं का शासन नहीं हो, जिस पर अंग्रेजों का शासन है, तो अंग्रेजों के जाने से वो राज्य किसका हो जाएगा, भारत सरकार का। तो इस पे तो कोई बहस नहीं करेंगे। लेकिन देसी रियासतों का बड़ा लफड़ा था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये क्या किया गया, अंग्रेजों ने एक काम किया, देसी रियासतों के लिए 3 विकल्प दे दिए। क्या दे दिए, 3 विकल्प। और 3 विकल्प क्या दिए, पहला विकल्प दिया, और किन के लिए दिया, ये देसी रियासतों के लिए दिया गया। तो पहला विकल्प था कि जो देसी रियासत भारत में शामिल हो, जो देसी रियासत भारत में शामिल होना चाहती है, वह शामिल हो। और दूसरी बात हम करते हैं, दूसरा प्रस्ताव यह दिया गया कि जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है, जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है, जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है, वह शामिल हो, यानी पाकिस्तान में। ओके। और तीसरा प्रस्ताव दिया गया कि जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वह स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र होना चाहते हैं वह स्वतंत्र रहें। यानी कुल मिला के अब ये बताइए मुझे कि आप घर में रहते हैं, आपके पिताजी एक एक्ट पारित करते हैं, और वही एक्ट वो आपके घर में जैसा माहौल होगा, मुझे नहीं पता आपके घर में कैसा माहौल है, अलग अलग माहौल होगा। किसी के यहाँ पर बहुत कंजर्वेटिव माहौल होगा, किसी के यहाँ पर बच्चों को थोड़ी बहुत छूट मिल जाती होगी कभी कभी, लेकिन किसी के यहाँ तो पूरी छूट होगी। बेटा कहीं जा रहा हो, बेटी कहीं जा रही हो, कोई मतलब नहीं, आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो और जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोई फैमिली ऐसी भी होगी जहां पर ये पूछा जाता होगा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे, कैसे आओगे, बस ये बता दो, बाकी हमें अब आपसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आप एक तीसरी फैमिली वो होती है जिसमें घरों में बच्चों के साथ ये ट्रीटमेंट किया जाता है कि बेटा जहां भी जा रहे हो पहले लिखित में दे के जाना कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, पूरा 500 रुपए का स्टाम्प लगा के जाओ। मतलब स्टाम्प इन द सेंस कि बता के जाओ, अब बता के ऐसे नहीं, पहले 1 महीने पहले अनुमति लेनी होगी आपको पिताजी से, और मिले या ना मिले वो आपकी सहमति पर है, यानी आपके पिताजी की ही चलेगी। यानी कुल मिला के एक ऐसा घर जिसमें बच्चों को अनुमति नहीं मिल पा रही है, बच्चे परेशान हो रखे हैं भाई साहब, बच्चे कुंठा में हैं, बच्चों का प्रेशर लेवल बढ़ चुका है। अरे यार ये पिताजी कहीं जाने और नहीं देते, हमारा दोस्त के बर्थडे था उसमें भी नहीं जाने दिया, बताओ। तो चाहे शोक हो चाहे खुशी का माहौल हो, यानी ऐसी फैमिली क्या करते हैं, ऐसी फैमिली में बच्चे जल्दी से जल्दी कुंठा से बढ़ जाते हैं। कुंठा का मतलब होता है एकदम अंदर ही अंदर क्रोध हो जाता है उनमें, और फिर कुछ बड़ा करते हैं वो, कुछ बड़ा मतलब कुछ बड़ा कांड करके आते हैं। फिर जब एक दिन ऐसा खुलता है वो बच्चा कि कुछ ना कुछ दुर्घटना जरूर होती है फिर। तो इसलिए 3 प्रकार की फैमिली मैंने बताई। अब आप किस फैमिली से आते हो आप एक बार चेक कर लेना अपने आप को। अब जैसे कि हम अपनी फैमिली की बात करें तो हम अपनी फैमिली में हमारा ऐसा फैमिली है कि आप जहां भी जा रहे हो आप एक बार बता के जाइए, दैट्स इट। और बताने के बाद आप अप्रोक्स कब तक आ जाओगे, ऐसा नहीं है कि 5:25 पे आ जाएंगे हम, ऐसा भी नहीं कि 25 मिनट पे ही आना है, 26 में तो भाई साहब बवाल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 घंटे ऊपर नीचे चलता है, लेकिन हम बता देते हैं हम जहां भी जाते हैं कि अप्रोक्स इतने बजे तक हम आ जाएंगे, इतने बजे तक हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसी कुछ फैमिलियां भी बिलोंग करती हैं। अब क्या था कि यदि मान लो आपके घर में आप हो, आपको किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। अब बर्थडे पार्टी में जाना है और आपके पिताजी हैं लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन।
अब लॉर्ड माउंटबेटन जी का बयान है कि बेटा हम आपको 3 तरीके के प्रस्ताव देते हैं। मम्मी कह रही है, आपकी माँ कह रही है कि बेटा नहीं जाएगा, पिताजी कह रहे हैं कि जाएगा, नहीं जाएगा, बहुत दिन से नहीं गया है, घूमा नहीं है। तो बेटे की भावना को पिताजी समझ सकते हैं, सॉरी माँ समझ सकती है। तो माँ कह रही है कि बेटा जाएगा और पिताजी कह रहे हैं नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, घर से बाहर कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। ऐसे कुछ बयान आए। तो अब कुल मिला के ये था कि अब आप बीच में फंस गए कि माँ की माने पिताजी की माने, क्योंकि अब पिताजी की नहीं मानेंगे तो खर्चा कैसे चलेगा, यानी आपको खर्चा कैसे पहुंचेगा, जो पॉकेट मनी मिलती है वो पिताजी से मिलती है। अब माँ की नहीं माने तो अच्छा अच्छा खाना और बातें पिताजी से कौन मनवाएगा, माँ का भी सपोर्ट जरूरी है, पिताजी का भी सपोर्ट जरूरी है। तो उस स्थिति में आपके दादाजी बीच में एंटर करते हैं। आपके दादाजी बोलते हैं भाई क्यों लड़ रहे हो, क्या बात हो गई बताइए। तो आपके दादाजी कहते हैं सुनिए कि बेटा हम तुम्हें 3 प्रस्ताव देते हैं। आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन बीच में आते हैं और बोलते हैं कि सब शांत, बेचारे बच्चे को तुमने बीच में डाल दिया, वो अब कंफ्यूजन हो गया है कि जाए या नहीं जाए। और दोनों माता पिता का सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि माँ का प्यार और पिताजी का पॉकेट मनी, तो ये तो जरूरी है दोनों के लिए, लाइफ में बहुत जरूरी है मोहब्बत और पैसा। लाइफ में जब मोहब्बत और पैसा नहीं हो तो वो जिंदगी नहीं होती। तो इसलिए जिंदगी में मोहब्बत और पैसा बराबर मात्रा में होना चाहिए। जहां पर पैसे की कमी वहां मोहब्बत नहीं टिकती, और जहां पर मोहब्बत की कमी वहां पैसा नहीं टिकता। मतलब जब आप सारा दिन मोहब्बत ही करोगे तो पैसा कब कमाओगे। तो इसलिए दोनों का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। बैलेंस रखिए प्यार को और पैसे को, ध्यान रखना एक भी चीज ज्यादा हुई तो एक चीज का छूटना तय है जिंदगी में। पैसे की तरफ ज्यादा भागे तो मोहब्बत चली जाएगी, ये हकीकत है। क्योंकि आप लड़कों का ये कहना है कि सर लड़कियां सिर्फ पैसे की तरफ देखती हैं। देखो मैं मानता हूं दुनिया में हर कोई व्यक्ति, क्या लड़के नहीं देखते क्या, लड़के भी तो पैसे की तरफ देखते हैं ना। तो पैसा है ऐसी चीज है जो दुनिया को आकर्षित करता ही करता है, मनी, ठीक है। तो इसलिए यानी कुल मिला के बात यह है कि अब माँ की जो मोहब्बत थी और पिताजी का जो पैसा था वो दोनों ही लाइफ में काम आना था। लेकिन दादाजी माउंटबेटन बन के आए और दादाजी ने बोला कि बताइए बेटा, अब मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं कि जो, यानी आप यदि पिताजी की तरफ शामिल होना चाहते हैं तो पिताजी की तरफ हो जाइए, माताजी की तरफ होना चाहते हैं तो माताजी की तरफ हो जाइए, और लेकिन जो स्वतंत्र होना चाहते हैं वो स्वतंत्र रहे रियासतें। यानी कुल मिला के बात बता दी गई कि भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में, या स्वतंत्र रहना। अब देसी रियासतों के पास 3 ऑप्शनों की भंडार खुल गए। अब कुछ देसी रियासतें तो ये थी कि भाई मतलब यूं मान लो कि ठीक है हम तो भारत में शामिल हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बता दूं हमारे भारत में टोटल उस समय जो रियासतें थी उनकी संख्या थी 552। ये थी टोटल नंबर, यानी हमारे भारत में 552 देसी रियासतें थी जो बिखरी बिखरी हुई थी, ठीक है। 552 में से बता दूं 552 में से 549 देसी ऐसी रियासत थी जो भारत में राजी राजी शामिल हो गई, यानी अपनी सहमति से शामिल हो गई, अपनी सहमति से शामिल हो गई। अपनी सहमति से शामिल हो गई। लेकिन 552 में से 549 तो रियासत अपनी सहमति से शामिल हो गई, ना कोई लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत से ये काम चल गया, ठीक है। लेकिन बची कितनी, 3 रियासतें, और ये 3 रियासतें ऐसी थी जो 3 से 3 तो नहीं थी, 5 कह सकते, तो 5 रियासत कर ले, 3 से 5 रियासत ऐसी थी जो भारत में शामिल होने को राजी नहीं थी, सहमति नहीं थी। इनका तो भाई साहब अलग ही हो रहा था, वहां से त्रावणकोर चल रहा है, वहां से भोपाल चल रहा है, और अलग हैदराबाद अलग ही अपनी ऐंठ में है। कश्मीर वो बेचारा मजबूरन उसे आना पड़ा, और एक था जूनागढ़। ये 5 ऐसी रियासत थी जिन्होंने हमारी नाक में दम कर रखा था। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे देश के एक को एक करने में, हमारे देश को अखंड बनाने में जिनका योगदान रहा वो थे हमारे भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री, और उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्हें भारत का
लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और आज उनके भारत में नहीं अपितु विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में नर्मदा डैम के किनारे बनी हुई है। तो बहुत ही अद्भुत बात है, सरदार पटेल जी हमारे इतने मजबूत इरादे वाले व्यक्ति, उनका जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। यानी सरदार पटेल जी ने हमारे देश को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसी कौन सी 3 से 5 रियासत थी जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी? इस क्वेश्चन को डाल दीजिए एक बार, यह क्वेश्चन आप में आ सकता है। तो लिखें वह रियासतें जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, और ना ही पाकिस्तान में, और ना ही पाकिस्तान में, और ना ही पाकिस्तान में वह रियासतें स्वयं को स्वतंत्र रखना चाहती थी, स्वतंत्र रखना चाहती थी, स्वतंत्र रखना चाहती थी। अब कौन सी ऐसी रियासत थी, एक बार इनका डिस्कस कर ही लेते हैं। और वो रियासतें थी, पहली थी हमारी त्रावणकोर, दूसरी रियासत थी भोपाल, और तीसरी रियासत क्या थी? तीसरी रियासत थी हैदराबाद। चौथी रियासत का नाम था जूनागढ़, और उसके बाद था पांचवा कश्मीर। तो ये 5 ऐसी रियासत थी जिन्होंने भारत में शामिल होने को लेकर नाक में दम कर दी थी। और ये लोग कह रहे थे कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, यानी इनका समर्थन पाकिस्तान की तरफ भी नहीं था। लेकिन ये माना जा रहा था कि हैदराबाद जो है इसका झुकाव थोड़ा बहुत पाकिस्तान की तरफ ज्यादा था, यानी पाकिस्तान को लेकर हैदराबाद के मन में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। ये कहीं ना कहीं किसी हद तक पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन ये श्योर नहीं था, क्योंकि हैदराबाद का जो निजाम था ये चाहते थे कि नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, हम आजाद रहेंगे, यानी मेरा ही शासन चलेगा, कोई लोकतंत्र भोगतंत्र नहीं है, लोकतंत्र को डालो जेब में अपनी में और मैं चलाऊंगा अपना शासन। ये इनके लोगों का ये कहना था। ऐसे ही कश्मीर के महाराजा हरि सिंह का भी कहना था। कश्मीर के महाराजा उस समय हरि सिंह थे, ठीक है। और ये थी, तो ये 5 रियासत थी, ठीक है, जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इनको शामिल किया गया। जैसे कि हैदराबाद को किया गया पुलिस कार्रवाई के द्वारा। देखो ये अलग कहानी है, इस कहानी को अलग से सुनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी केवल आप इतना लिख लीजिए कि हैदराबाद को किसके माध्यम से मिलाया गया, बस दैट्स इट। अभी केवल फैक्ट पे ध्यान देते हैं, क्योंकि कहानी फिर कहानी चली जाएगी, और कहानी सुनाने के लिए अभी इतना वक्त भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं। इसलिए तो कहानियों पर ना जाकर अभी केवल फैक्ट बात करते हैं। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह यानी लोगों के मतों से जनमत संग्रह से मिलाया गया। उसके बाद कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया।
विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई 3 रियासतें तो मिला दी गई। अब बचा त्रावणकोर और भोपाल। इनको लगभग से लगभग कह सकते हैं कि ये अपनी आम सहमति से आ गए थे। बाद में इनको धमकाया होगा या कुछ बात कही होगी, तो ये था आम सहमति से कह सकते हैं। बस ये पहले पहले तो नाक में दम कर रही थी, लेकिन उसके बाद तो इनका रवैया बदलता चला गया फिर थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 5 ऐसी रियासतें पूछ सकता है जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन बाद में इनको जबरदस्ती चाहना पड़ा, भारत में शामिल होना ही पड़ा, क्योंकि जो देश का एकीकरण करने में जो नेतृत्व कर रहे थे, हमारा देश का पुनर्गठन करने में, देश का पुनर्गठन करने में दो व्यक्तियों का नेतृत्व रहा। और वो नेतृत्व क्या था? देखो, 2 व्यक्तियों का नेतृत्व रहा। समझाना हो तो समझाएंगे। यानी जो रियासतें शामिल नहीं होना चाहती थी उनको या तो राजी किया गया, या फिर उनको गैर राजी तरीके से राजी किया गया। या तो बंदूक की जोर पर आ जाओ, वरना फिर हम प्यार से तो बुला ही रहे हैं आपको। तो प्यार से नहीं आओगे तो बंदूक की जोर पर आओगे, लाठी की जोर पर आओगे। तभी तो सरदार पटेल जी ने हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से मिलाया कि मारो लट, सबको मारो। ये क्यों नहीं आएंगे? आएंगे। हैदराबाद भारत का अंग है, अभिन्न अंग है, क्यों नहीं आएगा? तो ऐसे पुलिस कार्रवाई भी चलाई गई। और कश्मीर में विलय पत्र तो नाम की चीज है, वरना कश्मीर में तो सेना ने वो हाल किया था पाकिस्तानियों के घुसपैठियों कवालियों का, जो इनको लाहौर तक तो पूरा इरादा था सरदार पटेल जी का। सरदार पटेल जी ने भारतीय सेना से बोला था कि कश्मीर में घुसे हुए घुसपैठियों को तब तक घसीटना जब तक कि लाहौर अपना नहीं हो जाए। ऐसे कुछ इरादे थे, लेकिन कश्मीर के मामले में पंडित नेहरू ने थोड़ा सा गलत कदम उठाया और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में शिकायत कर दी और वहीं तक हमारी सेना रुक गई, वरना लाहौर भी आज अपना ही होता। तो ऐसी कुछ कहानियां हैं और इन कहानी बड़ा मजा आता है। तो 2 व्यक्तियों का नेतृत्व था। आप मत भूलना, सरदार पटेल जी आप सभी को याद रहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सभी को याद रहते नहीं रहते? बिल्कुल। लेकिन दूसरे व्यक्ति का नाम आप सभी को याद नहीं रहता। याद रखना, दूसरे व्यक्ति और थे इनके साथ, जिनका नाम था बीपी मेनन। तो लिख दीजिए बीपी मेनन, बीपी मेनन। इनका भी बड़ा हाथ रहा है देश को एक करने में। तो बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन व्यक्तियों का नाम नोट कर लेना। देश का पुनर्गठन करने में 2 व्यक्तियों का नेतृत्व रहा, जिसका सरदार पटेल जी, जिनको लौह पुरुष कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, और एक थे बीपी मेनन। तो 5 रियासतें आपके सामने आ गई हैं, 549 हमने शामिल कर दी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको कर लीजिए नोट। और नोट कैसे करेंगे? देखिए, भारत में शामिल होने वाली पहली रियासत, भारत में शामिल होने वाली, और जबरदस्ती तरीके से नहीं, सहमति से, भारत में शामिल होने वाली पहली रियासत है, पहली, हां, पहली 3 रियासतें। चलो, क्या पता उसका दिमाग घूम गया, 3 पूछ ली तो, मान लो वो ऑप्शन नहीं आया तो। देखो, पहली 3 रियासतें, पहली कौन सी थी? भावनगर। क्या थी? भावनगर। याद रखें, पहली रियासत थी भावनगर। ओके। और भावनगर के उस समय राजा कौन थे? कृष्ण सिंहराज। कृष्ण सिंहराज ये वहां के राजा थे। इन्होंने अपनी बड़ी सहमति से बोला था कि भावनगर आप मैं लोकतंत्र के हवाले करता हूं और आज ही राजतंत्र का खत्म करता हूं। यानी भावनगर को क्या कर दिया गया? लोकतंत्र के हवाले कर दिया गया। उसके बाद दूसरी रियासत कौन सी थी? कौन सी थी? बीकानेर। आज ये राजस्थान का जिला है, बीकानेर। और तीसरी रियासत का नाम क्या था? बड़ौदा। बड़ौदा। ठीक है, ये 3 ऐसी रियासतें थी। पहली
जो अपनी सहमति से शामिल हुई थी। दूसरे नंबर पर बीकानेर, बड़ौदा और पहले नंबर पर भावनगर है। यदि आपके ऑप्शन में क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ जाए कि पहली कौन सी ऐसी रियासत है जो सबसे पहले भारत संघ में शामिल हुई थी, तो यदि मान लो भावनगर का ऑप्शन नहीं है उसमें, तो आपको सबसे पहले बीकानेर को मानना है। बीकानेर नहीं है तो फिर बड़ौदा को मानना है। तीनों ऑप्शन है तो भावनगर को मानना है, यानी क्रम से चलना है। यदि पहला ऑप्शन में नहीं है तो बीकानेर पहले नंबर पर आ जाएगा। यदि पहला भी है और तीनों है एक साथ तो भावनगर पहले पर आएगा। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो, सेट कर लेना। यह मत बोलना कि सर आगे बताया नहीं था या फिर हमसे कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, चलिए, तो यहां तक समझ गए आप सभी? ओके, अब आते हैं देश का यानी राज्यों का पुनर्गठन। चलिए, तो टॉपिक डाल लेते हैं। रियासतें शामिल हो गई, बहुत अच्छे। अब इनको राज्य का दर्जा या यूटी का दर्जा दिया जाएगा, तो डालिए राज्यों का पुनर्गठन। अब देखिए, राज्यों के पुनर्गठन में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आ रहा था बार बार। एक मिनट रुकिए। अब राज्यों के पुनर्गठन में हमारे भारत, अच्छा जब भारत हमारा आजाद हुआ था तो आजादी तो हमको मिल गई। 150 से 160 170 साल की जो गुलामी हमने झेली, जो अत्याचार हमने झेला, उसके बाद हमको आजादी तो मिल गई। लेकिन आजादी मिलने के बाद हमारे भारत के सामने ऐसी कई सारी समस्याएं थी, और उन समस्याओं में से पहली समस्या और सबसे बड़ी समस्या थी देश को एक करना, कि देश को एक कैसे किया जाए। और दूसरी समस्या थी भुखमरी, हमारी आर्थिक स्थिति, यानी हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, फाइनेंशियल कंडीशन थी देश की, वो इतनी अच्छी खासी नहीं थी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी सरकार में हमारा भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही टॉप 3rd में आने वाला है, जैसा कि सरकार का कहना है। अच्छी बात है आ जाए तो कहने का मतलब यह है कि हमारे देश की आजादी के बाद जो देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी, उनमें से सबसे टॉप की समस्या थी हमारे देश को एक करना, कि देश को एक कैसे किया जाए, किसको राज्य माने, किसको यूटी माने, और कौन सी ऐसी रियासत है जिसको शामिल करना है तो कैसे करना है, मोहब्बत से करना है या फिर नफरत से करना है। नफरत इन द सेंस, जो वहां का राजा नहीं मान रहा है उस पर बंदूक रखनी है, उस पर लाठी चलानी है, या सेना के माध्यम से मिलाना है, ये भी तो हो सकता है ना। तो कुल मिला के बात यह था देश को एक कैसे किया जाए। जैसे कभी भी जब हमारी फैमिली में, देखो हमारी इंडियन पॉलिटी एक किताबों में ही नहीं है, हमारी इंडियन पॉलिटी हमारी सोसाइटी में जीती है, और सोसाइटी से आप इंडियन पॉलिटी को अच्छे से समझ सकते हैं। सोसाइटी इन द सेंस आपका नेबर, आपका खुद का घर, आपके आसपास के लोग, ये सारा क्या है, एक समाज ही तो है। तो समाज का मतलब यह है कि जब आपके घर में कोई समस्या हो जाती है और घर बिखर जाता है, लेकिन घर के बिखरने के बाद घर के बड़ों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि घर को एक कैसे किया जाए, और लोगों यानी फैमिलियों के बीच में आने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे दूर किया जाए। तो यही काम नेहरू जी के सामने भी था, यही काम पटेल जी के सामने भी था। तो इसके लिए क्या था, राज्यों के पुनर्गठन की मांग के समय दक्षिण भारत से एक मांग उठने लगी, यानी हमारा साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया से एक मांग उठने लगी कि तेलुगु भाषी बोलने वाले जो लोग हैं, उनके बहुमत के हिसाब से उनके लिए एक अलग राज्य का गठन किया जाए। यानी उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया भाई साहब, उन्होंने आंदोलन कर दिए, उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना, फूकना, आग में झोंसना, यानी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया। और घटनाओं को अंजाम देने के बाद जब सरकार पर यह प्रेशर बनने लगा कि तेलुगु भाषी यानी तेलुगु बोलने वाले लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए एक अलग राज्य का गठन किया जाए, समझना बात को, तो अलग राज्य का गठन किया जाए, वो भी कैसे, भाषा के आधार पर। यानी तेलुगु जहां पर बोली जाती है, आज उस राज्य का नाम है वर्तमान में आंध्र प्रदेश,
और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। कौन सा? पहला राज्य है। और आज भी ऐसे कई सारे राज्य हुए उसके बाद जिनका गठन भाषा के आधार पर ही हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये तो भाषागत भेदभाव हो गया, लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन हो गया। क्या आप तो सर भाषा के आधार पर भारत सरकार भेदभाव बढ़ा रही है कि हिंदी बोलने वाले लोग राजस्थान में रहेंगे, इंग्लिश बोलने और तमिल बोलने वाले लोग तमिलनाडु में रहेंगे, और केरला बोलने वाले लोग केरल में रहेंगे, और तेलुगु बोलने वाले लोग आंध्रा में रहेंगे, और गुजराती तो गुजरात ही है। तो ये तो भेदभाव हो गया। असमिया बोलने वाले असम में रहेंगे। तो भैया ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे तो हमारा पूरा भारत भाषा में बट जाएगा। तो कुल मिला के यहां पर नोट डाउन करते हैं एक बार और फिर समझते हैं। तो राज्यों का पुनर्गठन किस समय? सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि दक्षिण भारत से तेलुगु भाषी बोलने वाले लोगों, तेलुगु भाषी बोलने वाले लोगों ने तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग की। तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग की कि भाई तेलुगु जो बोलते हैं उनके लिए अलग राज्य बना दो। अब इंडिया में ऐसा पहली बार देखा गया। भाई आपने रियासतों को शामिल तो कर लिया, ब्रिटिश प्रांतों को अंग्रेजों के जाने के बाद उनको प्रांत बना तो दिया, लेकिन अब जो प्रांत मांग करेगा अब तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि अंग्रेज तो जैसे कोई तैसा छोड़ के चले गए। आप सोचो अंग्रेज कितने ही बुद्धिमान थे। अंग्रेज इनको बुद्धिमान नहीं कहते, इनको मूर्ख भी नहीं कह सकते, इनको कहते हैं चतुर, यानी कुटिल बुद्धि। ये पॉलिटिक्स इतनी बुरी पॉलिटिक्स थी अंग्रेजों की कि जिस तरीके से उन्होंने भारत को छोड़ा है ना, यकीन बता रहा हूं उनके रहते हुए भारत की इतनी दुर्दशा नहीं हुई थी जितना आजादी के बाद ये मंजर देखने को मिल रहा था हमको। आपको क्या लगता है कि आजादी के बाद हम जश्न मना रहे थे? आजादी के बाद हमने जश्न बहुत कम मनाया लेकिन शोक बहुत ज्यादा बनाया। क्यों? अब सुनिए, इसलिए नहीं क्योंकि हमारा भारत आजाद हुआ है, वो भी इसलिए क्योंकि हमारे भारत के सामने जो हमें देखने को फेज मिल रहे थे, कहीं राज्य के आधार पर लोग बसों को चला रहे थे, लोगों को चला रहे थे, और वहीं भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जब ट्रेन यहां से लाहौर और लाहौर से दिल्ली आ रही थी तो कट कट के आ रही थी। पंजाब की तरफ कितने कत्लेआम हुए थे आपको नहीं पता। यानी महात्मा गांधी जी का दिल आजादी के बाद थम सा गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की आजादी की कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में बयान दिया है, उनकी मृत्यु से पहले यानी गोली लगने से पहले बोला है कि ऐसी आजादी की कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। जिस प्रकार की आजादी मुझे देखने को मिली है, मैं जश्न मनाऊं तो मनाऊं कैसे, मैं उल्लास मनाऊं तो मनाऊं कैसे, क्योंकि ऐसी आजादी की कल्पना तो मैंने ख्वाबों में, अपने सपनों में नहीं देखी थी। जो मुझे देखने को मिल रही है, पंजाब से लाहौर तक और लाहौर से अमृतसर तक तो कत्लेआम हो रहे हैं। ट्रेनों में सर कट के, किसी की टांग, किसी का हाथ कट कट के आ रहे हैं, किसी का पैर मिल रहा है तो किसी का धड़ मिल रहा है। वहां से मुसलमान हिंदुओं को काट रहे हैं और यहां से हिंदू मुसलमानों को काट रहे हैं। ऐसी हिंसा। दूसरी हिंसा राज्यों की मांग को लेकर। यहां तेलुगु भाषी साहब पूरे दक्षिण भारत में आग लगाए बैठे हैं कि जलाओ, फूको, मारो, कुछ भी करो, हमें राज्य चाहिए। बताओ। और एक तरफ दो तो हो गई, दूसरी चुनौती, हमारे देश में एक वक्त खाने को रोटी नहीं थी साहब, कहां से करें? हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ही नहीं थी, कहां से करें? रिसोर्सेस नहीं हमारे पास, हमारा दूसरे देशों के साथ इतना अच्छा व्यापार भी नहीं था जो हम कहीं से कोई मदद ले लें, मदद भी नहीं ले सकते थे। करें तो करें क्या?
लेकिन ऐसे समय में हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्थिति संभाली और भारत को एक संविधान के लागू होने के बाद तक बहुत बड़ी चुनौती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो ऐसे वक्त में भारत के प्रधानमंत्री बने। तो दक्षिण भारत से तेलुगु भाषी बोलने वाले लोगों के लिए मांग उठी कि राज्य का गठन की मांग की। ठीक है, तो गठन की मांग कर दी, बिल्कुल कर दी। नेहरू के सर पर प्रेशर आ गया, तो नेहरू जी ने क्या कहा कि एक कमीशन बना देते हैं जिसका नाम है एस के धर आयोग। क्या है? एस के धर आयोग। एस के धर आयोग। एक्चुअली में एस के जो नाम है ना, ये एक न्यायमूर्ति रह चुके हैं, मतलब विधि वेत्ता रह चुके हैं। कौन है ये? विधि वेत्ता रह चुके हैं, यानी जूरिस्ट हैं, बहुत अच्छे न्यायमूर्ति हैं, कानून की अच्छी समझ है इनको। तो एस के धर आयोग का जो गठन था, इस गठन में कहा गया कि राज्य का, यानी जब गठन किया गया 1948 में, 1948 में इसका गठन किया गया। अब 1948 में जब इसका गठन किया गया तो एस के धर आयोग ने, इनके अध्यक्ष कौन थे? एस के धर। तो लिख दीजिए, इसकी अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंसी कौन कर रहे थे? एस के धर कर रहे थे, जो कि कौन थे? न्यायमूर्ति थे, यानी जज थे। कुल मिला के एस के धर व्यक्ति ने यह बोला, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट क्या थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर बनाया गया था। तो इनकी रिपोर्ट में यह था कि राज्य का गठन भाषा के आधार पर ना करके हम प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करना चाहेंगे। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला नेहरू जी से, नेहरू जी बोले कि भाई हाँ एस के जी, रिपोर्ट कहां है आपकी? तो इस रिपोर्ट ने अपनी सिफारिश में क्या कहा, एक बार लिख लेते हैं। तो रिपोर्ट, जब इसकी रिपोर्ट आती है 1949 के करीब, रिपोर्ट आई इसकी 1949 में, ठीक है, करीबन जून का टाइम था। तो 1949 में जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि राज्य का गठन भाषा के आधार पर ना होकर, भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। अब बात यहां पर आती है, जब इस रिपोर्ट की सिफारिशों को तेलुगु भाषी बोलने वाले लोगों को पढ़ाया गया, अब आप जानते हो कि गुस्से से भरा आदमी, क्रोध से भरा आदमी जो अपनी जिद पर अड़ चुका है, वो सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता है। वैसे ये जो रिपोर्ट थी ना, बहुत अच्छी थी। इस रिपोर्ट में देखो, आप बोलो, आप जो बोले थे ना सर कि भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, एस के साहब यही चाहते थे कि भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तभी उन्होंने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से यह बात बोली और रिपोर्ट में लिखा। लेकिन कहते हैं ना कि जब आदमी गुस्से में होता है, क्रोध में होता है, तो उसको सारी सही चीजें गलत लगने लग जाती हैं। वह अपनी बुद्धि से काम नहीं करता, वह अपनी विनाशकारी बुद्धि से काम करता है। तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही चीज सारी होती है। और धीरे धीरे क्या होता है, फिर विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। तो जो प्रोटेस्टर थे उनको समझाना गलत बात थी। वो ये कह रहे थे, अरे उनका ईगो हर्ट हो गया, यार हमारे प्रोटेस्टर्स हैं, हमारी सरकार हमको कुछ सुनी नहीं रही है। चलो पहले तो अंग्रेज थे, सुनते नहीं थे, प्रोटेस्ट कहने लगे कि भैया हम तो, हमारी सरकार है, हमने चुना है, संविधान सभा को हमने वोट दिए, अब ये हमारी सुनी नहीं रहे। तो इन्होंने क्या किया, अपना प्रोटेस्ट और तेज कर दिया। तो अब क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सर पर और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगा। अब और ज्यादा प्रेशर आने लगा तो उन्होंने एक कमीशन और बनाया 1949 में।
1949 में उन्होंने एक कमीशन और बनाया जिसमें वो खुद आ गए, जिसका नाम था जेवीपी कमीशन, जेवीपी आयोग। और जेवीपी आयोग का जो फुल फॉर्म है, जिसमें खुद जवाहरलाल नेहरू आए। J4 का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, बी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारामैया। तो जे का मतलब हुआ नेहरू जी, बी का मतलब है पटेल साहब, पटेल साहब लिख दिया मैंने यहां पर, वल्लभ भाई पटेल ने, इतना समझ जाओगे ना, ठीक है। और पी का मतलब होता है पट्टाभी सीतारमैया, यानी पट्टाभी सीतारमैया। ये तीन व्यक्ति आए और तीनों व्यक्तियों ने मिलकर एक कमीशन बनाया जिसका नाम था जेवीपी आयोग। और जेवीपी आयोग बना, इसने अपनी रिपोर्ट आगे लगभग से लगभग 1949 में ही सौंप दी थी। लेकिन जब रिपोर्ट में यह कहा गया, रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में यह बोला गया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा, यानी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा, यानी भाषा के आधार पर गठन नहीं किया जाएगा बल्कि किया जाएगा तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। तो अब दोबारा वही चीज दोहराई गई, लेकिन जो तेलुगु भाषी लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें एक व्यक्ति थे श्री रमुलु पोट्टी, श्री पोट्टी रमुलु ऐसे कुछ थे। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इन्होंने दोनों रिपोर्टों को पढ़ा। इन श्री रमुलु पोट्टी जो थे वे तेलुगु भाषी आंदोलनकारी के नेता थे। और नेता ने क्या किया, सभी तेलुगु भाषी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और कहा कि हमें दोनों रिपोर्टों से पता चला है कि सरकार हमारी बात को नहीं मान रही है। इसलिए उन्होंने क्या किया, श्री पोट्टी रमुलु व्यक्ति ने, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, एक वर्कर्स भी थे, उन्होंने 56 दिन की हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल। और 56 दिनों तक कुछ नहीं खाया, ना पानी पिया, ना खाना खाया, केवल भूख हड़ताल पर बैठे रहे। और प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया। प्रोटेस्ट जब बढ़ता चला गया तो उनकी कुछ ना खाने से उनकी हो जाती है मृत्यु। और श्री पोट्टू रमुलु, जो पोट्टी रमुलु हैं, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद हमारे भारत के साउथ इंडिया में जो हर्ष हुआ वो देखने के लायक बिल्कुल नहीं था। यानी जनता का जब कोई नेता मर जाता है और वह नेता जो उनका लीडर है, जो उनको सिखा रहा है, जो उन्हें मोटिवेशन दे रहा है, वही खत्म हो जाए तो जनता का क्या हाल होगा आप सभी को पता है। जनता बिल्कुल पागल हो गई। तेलुगु भाषी वाले लोगों ने तुरंत तरीके से क्या कर दिया, जहां भी ना लोगों को छोड़ा ना वस्तुओं को छोड़ा, सबको आग में जलाकर राख कर दिया, क्योंकि अपने नेता की मृत्यु हुई है और भूख से हुई है। और भूखे रहने पर मजबूर किसने किया था, सरकार ने किया था। इसलिए कहते हैं कि क्रोध से भरा व्यक्ति सही और गलत को नहीं समझ पाता। तो ठीक है, अब नेहरू जी ने बोला कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा भाई साहब, वरना अब ज्यादा स्थिति बिगड़ जाएगी। तो आप लिख सकते हैं कि इन दोनों रिपोर्टों के सिफारिशों के, इन दोनों रिपोर्टों की सिफारिशों से कांग्रेस कार्यकर्ता श्री रमुलु पोट्टी ने 56 दिन की हंगर स्ट्राइक, 56 दिन की भूख हड़ताल की और 56 दिन की भूख हड़ताल की और 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे तेलुगु भाषी और भड़क गए, यानी तेलुगु भाषी वाले लोगों ने गठन की मांग को तेज कर दिया। और
तेलुगु भाषी लोगों ने तेलुगु भाषी लोगों ने राज्य के गठन की मांग को राज्य के गठन की मांग को तेज कर दिया। गठन की मांग को तेज कर दिया। तेज का मतलब होता है प्रोटेस्ट और बढ़ा दिया, आंदोलन और बढ़ा दिए, ठीक है। और जब तेज कर दिया तो उसके बाद एक रिजल्ट निकला और यहां पर एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग बनाया गया और यह बनाया गया 1953 में, ठीक है। 1953 में बनाया गया और इसके जो अध्यक्ष थे, इनके अध्यक्ष का नाम था फजल अली। फजल अली राज्यों के गठन में काफी अच्छी समझ रखते थे, इसलिए तो अध्यक्ष फजल अली और गठन किया गया 1953 में। तो फजल अली आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी और ये रिपोर्ट सौंपी लगभग 1955 में, 1955 में जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना था। अब रिपोर्ट में वही बात दोबारा कह देते तो भैया तेलुगु भाषी तो अब की बार तो भस्मी कर देते पूरा, उनमें तो इतना गुस्सा था। तो इस रिपोर्ट में एक हल निकाला गया कि हां, तेलुगु भाषी वाले लोगों की मांग को माना जाएगा, लेकिन यानी राज्य का गठन तेलुगु भाषी बोलने वाले के आधार पर किया जाएगा, लेकिन भविष्य में उन्होंने बात भी श्योर कर दी कि भविष्य में कभी भी जब किसी भी भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए तो एक भाषा और एक राज्य का सिद्धांत नहीं अपनाया जाएगा। यानी उन्होंने भविष्य में और इवन आज तक भाषा के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोक दिया, इस बात को कहकर कि कभी भी जब भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाएगा तो एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को नहीं अपनाया जाएगा। जैसे कि आज मैं बात करता हूं, राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है, तो क्या राजस्थान में इंग्लिश बोलने वाले लोग, हिंदी बोलने वाले लोग नहीं रहते क्या? मुझे बताइए आप। क्योंकि राजस्थान की क्षेत्रीय भाषा जो है, जो कि रीजनल लैंग्वेज है, वो है मारवाड़ी। और जब मारवाड़ी के अलावा क्या लोग वहां हिंदी नहीं बोलते क्या? मैं तो खुद राजस्थान से हूं, मैं तो खुद राजस्थानी नहीं जानता, लेकिन मैं हिंदी जानता हूं। तो इसका मतलब यह है कि एक भाषा और एक राज्य का सिद्धांत नहीं अपनाया जाएगा, क्योंकि यदि इस सिद्धांत को आगे अपना लिया जाएगा तो फिर आगे क्या होगा कि यूपी वाले राजस्थान को एंटर नहीं करने देंगे, तमिलनाडु वाले बोलेंगे राजस्थान वालों से कि तुम तमिलनाडु में नहीं आ सकते रहने, क्यों? क्योंकि तुम राजस्थानी बोलते हो और हम तमिल बोलते हैं। तो कुल मिला के यहां पर एक गंदी राजनीति हो जाएगी, जो कि सरकार भी इसका पूरा पूरा फायदा उठाएगी। तो इसलिए सरकार में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और लोगों के बीच में भेदभाव को कम करने के लिए क्या किया गया? एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को नहीं माना गया। आज तो तेलुगु बोल रहे हैं, कल को गुजराती बोलेंगे, कल को राजस्थानी वाले लोग बोलेंगे। इसलिए तो पहले ही लोगों के माइंड में क्लियर कर दिया गया। और इस बात को नोट कर लीजिए, इस रिपोर्ट में कहा गया कि तेलुगु भाषी बोलने वाले तेलुगु भाषी बोलने वाले लोगों के लिए अर्थात राज्य का गठन भाषा के आधार पर, राज्य का गठन भाषा के आधार पर जरूर किया जाएगा, लेकिन एक भाषा एवं एक राज्य के सिद्धांत को नहीं अपनाया जाएगा।
दैट्स इट। यानी यहां से ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला ये वाली लाइन जो है यही इंपॉर्टेंट है, और इस बात को याद रखना कि एक भाषा एवं एक राज्य के सिद्धांत को नहीं अपना जाएगा। यानी कुल मिला के ये भाषागत यानी भाषा के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकता भी है। तो चलिए यहां तक आप समझ गए हैं, इस रिपोर्ट में कहा गया, और इसी रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर तेलुगु भाषी खुश हुए, और खुश होने पर लिखेंगे कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन होने वाला पहला राज्य जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो आप समझ गए हैं, यानी कुल मिला के फजल अली आयोग ये था, और इसको हम कर लेते हैं एक बार अंडरलाइन। चलिए बहुत अच्छे। तो भाषा के आधार पर राज्य का गठन कौन था? आंध्र प्रदेश था, जिसमें आज भी तेलुगु वाले बोलने वाले लोग रहते हैं यहां पर। लेकिन आंध्र प्रदेश भी आज भी दो भागों में टूट चुका है। तेलंगाना 2014 जून में हुआ था, जिसमें उस समय सरकार थी मनमोहन सिंह की, यानी मनमोहन सिंह ने अपने जाते जाते अंतिम समय में यही काम किया था। आंध्र प्रदेश भी अब टूट चुका है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तेलुगु जो बोलने वाले लोग थे उनका बहुमत ज्यादा हो गया था, और जो अन्य लोग थे उनके साथ एक तरह से अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी जैसा व्यवहार हो रहा था। उनको कई सारी समानता नहीं मिल रही थी, उनको सरकारी नौकरी में जगह नहीं मिल रही थी। तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर तेलंगाना को डिवाइड कर दिया। तेलंगाना में भी तेलुगु भाषी लोग रहते हैं, लेकिन कास्टिज्म की वजह से वहां पर माइनॉरिटी मानी गई। दैट्स इट। तो कुल मिला के आप यहां तक समझ गए हैं। चलिए अब आते हैं कुछ फैक्ट के रूप में। जैसे कि 1955 की रिपोर्ट आई थी, तो इसके बाद एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, और यह काम किया गया था 1956 में। क्यों किया गया? क्योंकि 1955 की रिपोर्ट के बाद एक एक्ट बना था जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, और इसी को हम हेडिंग मान के चलेंगे, ये आगे चलता आ रहा था। ओके चलिए, तो आंध्र प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर बना था। आगे स्टार्ट कर लेते हैं एक बार और। तो सभी डालेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम। आज एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात बोली, लेखक ने। मैं जब अभी रास्ते में आ रहा था तो मोबाइल पे मैंने एक चीज देखी, और लेखक ने कितनी अच्छी बात कही, उसको यार सुने जरूर। कि मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो गया हूं कि मुझे पता भी नहीं कि मुझे मरना भी है। यानी कितनी अच्छी बात कही है। मतलब सोचो एक बार कि मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे यह पता भी नहीं कि मुझे मरना भी है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे पॉलिटी के नेक्स्ट लेक्चर में। चैप्टर अब छोटा सा रह गया है, इसको खत्म कराएंगे और साथ में नया चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे कल की तरफ हम। ठीक है, चलिए। और हमारा चैप्टर जो होगा नया, उससे हम तभी बताएंगे आपको, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा वो। ठीक है, चलिए। यानी आगे भागों की तरफ बढ़ना है, हमें आगे आर्टिकल्स की तरफ बढ़ना है, और भी हमें संविधान के बारे में जितनी ज्यादा हो सके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, कॉन्सेप्ट इकट्ठा करना है, कंटेंट इकट्ठा करना है, ताकि हमें टाइम पर रिवीजन किया जा सके, और फिर आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि अभी रेलवे के अभी आ रहा है, तो इसलिए हमें अभी फॉर्म भी चल रहे हैं, तो
कुल मिला के हमें यह है कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे भारत सरकार के हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों, हमें उन पर फोकस किया जा सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार सभी को मेरा।